सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशन स्टेट एंड रिलीजन रिलेटेड इश्यूज एंड आइडेंटिटीज़। परहैप्स द मोस्ट controversial issues are related to religious communities and regional communities. They are mainly classified as secularism versus communalism. तो ये एक इशू है इंडिया में। कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल हैं जो राजनीति करते हैं, वो कम्युनिटी बेस पे करते हैं, और कुछ सेकुलर बेस पे करते हैं। जैसे कि मेनली कांग्रेस जो है वो सेकुलर बेस पे करेगी कि सारे धर्म के लोगों को बराबर अधिकार होने चाहिए, ठीक है, सारे जो कम्युनिटी के लोगों को इक्वलिटी होनी चाहिए। लेकिन इसके अगेंस्ट कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो कम्युनिटी बेस पर धर्म और रिलीजन बेस पर पॉलिटिक्स करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि अक्सर कुछ स्टेट ऐसे हैं, वहाँ पे उस स्टेट के अंदर कुछ निगेटिव ग्रुप या नेगेटिव कंपोनेंट हैं जो कि उस स्टेट को अलग से डिमांड करते हैं उनके कम्युनिटी बेस पर, नेशन से हटकर। ठीक है ना, ऐसा है बहुत जगह। यहाँ पे बोलते हैं कि हमारा ये स्टेट अलग है, या इसकी जो आइडेंटिटी है कम्युनिस्ट है, इसकी जो कम्युनिटी है वो अलग है। तो ये एक इशू रहता है, ठीक है ना। लेकिन काफ़ी हद तक के इंडिया की बात करेंगे तो 95% तो यूनिटी है। फिर भी 4-5% ऐसा है कि कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहता है, क्योंकि इतने कम्युनिटीज़ और इतने कल्चर हैं कि सबके लिए कानून बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन में सबको राइट देना, सबके इश्यूज़ हैं अलग अलग, उनको देखना, तो ये कभी कभार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी का एक इश्यूज़ अलग है। माइनॉरिटी चाह रही है कि उसके पास स्पेशल राइट्स और अधिकार हो उनको आगे बढ़ने का, क्योंकि माइनॉरिटी हैं, उनको एजुकेशन में रिजर्वेशन चाहिए, जॉब में, या कुछ इस तरीके से। इसके अगेंस्ट मेजॉरिटी क्या चाह रही कि नहीं, सब बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, माइनॉरिटी क्यों अलग से रिजर्वेशन या इस तरीके से सब्सिडी मिलनी चाहिए। तो उनका भी अपने पॉइंट में सही है बोलना मेजॉरिटी का। लेकिन माइनॉरिटी बोलना ये है कि माइनॉरिटी में हम बहुत पीछे हैं, तो हमें इक्वल होने का मौका मिलना चाहिए। तो ये एक इश्यूज़ है। अब देखो यहाँ पे इसलिए लिखा हो, और नेक्स्ट टॉपिक है माइनॉरिटी राइट्स एंड नेशन बिल्डिंग। सो द प्राइमरी, तो माइनॉरिटी को बराबर ध्यान रखना कि माइनॉरिटी में ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए एक सेकुलर कंट्री में कि वो माइनॉरिटी में है और उनको उनके साथ भेदभाव हो रहा है, पार्शियलिटी हो रही है क्योंकि वो माइनॉरिटी में कम है वो लोग। तो ऐसा ये उनको फीलिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सो द प्राइमरी फीचर्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म टू टेक एवरीवन अलोंग, मतलब वही ना, सबको साथ में लेके चलना है, एवरीवन अलोंग। दिस इज़ द मोटो ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हैव इक्वल इम्पोर्टेंस, कंटिन्यूस एफर्ट आर मेड टू रिमूव सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो एफर्ट कंटिन्यू चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ एफर्ट हमें लगा के चलना पड़ता है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन मतलब वही भेदभाव सोसाइटी में ना होने पाए, एक्सक्लूज़न ना होने पाए कि ये बाहरी है, ये हमारी कम्युनिटी का नहीं है। तो इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट कानून बन गए हैं। अभी देखो कुछ मुद्दे हुए थे यहाँ पर, काऊ स्लॉटरिंग पर कई लोग मतलब मार दिया गया था, कम कुछ रेडिकल कंपोनेंट थे, तो जिसमें माइनॉरिटी को नुकसान हुआ था। तो अभी 3-4 साल पहले लगातार 4-5 ऐसे केस हुए थे अपने कंट्री में। तो ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन है ना, क्योंकि भाई काऊ स्लॉटिंग की है तो खुद ही पूरा कानून अपने हाथ में लेकर मारा पीटी और दंगे फसाद शुरू हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए अब और स्ट्रिक्ट कानून बन गए हैं इंडिया में।
कि इस तरीके से माइनॉरिटी है तो क्या हुआ, लेकिन किसी पर भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो महात्मा गांधी शुरू से ही इक्वल राइट्स, रविंद्रनाथ टैगोर, अच्छा रोल इन्होंने प्ले किया है। एक इन्होंने पूरी पूरी विचारधारा दी है, थॉट दिया है कंट्री में कि इस तरह इक्वलिटी होना ज़रूरी है अगर देश को, अपने कंट्री को मजबूत बनाना है और कदम से कदम मिला के चलना है बाकी डेवलप कंट्रीज़ के साथ में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी मतलब अच्छी तरीके से वेल डिज़ाइंड है। वो इक्वल राइट्स के लिए सभी सिटीज़न को राइट्स दिए हैं फंडामेंटल। अपना रिलीजन फॉलो करने का पूरा फ्रीडम है, अपनी स्पीच, अपने थॉट सबको कंट्री में एक्सप्रेस करने का पूरी पूरी राइट्स है। यहाँ पे द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स रूलिंग इन द केरला एजुकेशन बिल in 1957 accepted the group with less than 50% people as minority। तो सुप्रीम कोर्ट ने केरला एजुकेशन बिल पर पास किया था कि 50% पॉपुलेशन से कम है कोई कम्युनिटी की पॉपुलेशन तो वो माइनॉरिटी होगा। इट डिपेंड्स ऑन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट वेदर ए पर्टिकुलर ग्रुप इज़ माइनॉरिटी। और तो ये डिपेंड करता है कि किसी स्टेट में जैसे कि हिंदू की आबादी समझो कि 52% है, यानी बाकी जो बच्चे रिलीजन हो गए माइनॉरिटी में आ गए, 50 ऊपर चला गया ना एक कम्युनिटी। तो इस तरीके से इन इंडिया मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट आर इन रिलीजियस माइनॉरिटी। भाई मुस्लिम 18% है मुस्लिम। मम्मा मम्मा मेरे स्कूल का रूल In India, the Muslim, Sikh, Christian, Jains and Buddhists are in religious minority. Linguistically, all the groups speaking other language except Hindi are in minority. तो लैंग्वेज वाइज अगर देखेंगे मोस्टली जो हिंदी के अलावा दूसरी लैंग्वेज बोल रहे हैं वो माइनॉरिटी में आ जाते हैं, आ जा रहे हैं इंडिया में अपने। जैसे तमिलनाडु में तमिल जो स्पीकर हैं, अभी देख रहे हैं यहाँ पे तमिल स्पीकर आर मेजोरिटी वाइल हिंदी स्पीकर आर माइनॉरिटी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लिंग्विस्टिकली ऑल द ग्रुप स्पीकिंग अदर लैंग्वेज एक्सेप्ट हिंदी, हिंदी को छोड़ के आर इन द माइनॉरिटी। लेकिन अगर हम स्टेट की बात करें, इन ईच स्टेट ऑफ द पीपल स्पीकिंग एनी लैंग्वेज अदर देन द स्टेट लैंग्वेज आर इन माइनॉरिटी। स्टेट लैंग्वेज के अलावा दूसरी लैंग्वेज कोई बोल रहा है वो माइनॉरिटी में आ जाएगा अगर स्टेट वाइज देखेंगे। जैसे तमिलनाडु में कोई तमिल बोल रहा है वो मेजोरिटी हो जाएगा, लेकिन अब तमिलनाडु में ही कोई हिंदी बोल रहा है वो माइनॉरिटी हो जाएगा। देखो यहाँ पे बदल गया ना स्टेटमेंट पूरा। तो तमिलनाडु में तमिलियन मेजोरिटी में है, तमिल बोलने वाले, तो हिंदी वाले वहाँ पे क्या हो जाएंगे, माइनॉरिटी में चले जाएंगे। तो माइनॉरिटी का मतलब समझे, तमिल स्पीकर मेजोरिटी वाइल हिंदी स्पीकर माइनॉरिटी। ऑर्डिनरीली माइनॉरिटी इज ए ग्रुप दैट हैज़ लेस पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज और रिलीजन। तो बेसिकली माइनॉरिटी मतलब यही होगा कि रिलीजन या लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पॉपुलेशन उनकी कम है तो हम उन्हें बोलेंगे माइनॉरिटीज। ठीक है। तो पैराग्राफ में वही एक्सप्लेनेशन जो मैंने पहले दिया था वही लिखा हुआ है, तो ये समझ लेना। कम्युनिज्म, सेकुलरिज्म एंड द नेशन स्टेट। तो ये वही है कि कम्युनिज्म का मतलब क्या हुआ, जो मैंने पहले बता चुका हूँ, जो अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें और कम्युनिटी बेस पर पॉलिटिक्स करें। कम्युनिटी बेस पर कि हमारी ये कम्युनिटी है मेजॉरिटी में
तो बाकी दूसरा कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए या उसको वो फॉलो नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया कम्युनलिज्म। क्या हो गया? कम्युनलिज्म। ठीक है। और सेकुलरिज्म क्या हो गया? जो सब धर्मों को प्रॉपर इक्वल राइट्स दे, फ्रीडम दे अपने रिलीजन को, अपने फेस्टिवल को और अपने रिचुअल्स को, अपने कल्चर को सेलिब्रेट करने का, उसे बोलते हैं सेक्युलरिज्म। इंडिया किस बेस पर इंडियन पॉलिटिक्स या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है? सेक्युलर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेक्युलर है। ठीक है ना। बहुत से कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कम्युनलिज्म ये है, जैसे सऊदी अरबिया। ठीक है ना, वो क्या है? कम्युनलिज्म है वहाँ पे। ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पे सबको इक्वल राइट्स नहीं है। तो यही फीचर्स है, रिलीजियस नेचर होता है उनका, कम्युनलिज्म का। सुपीरियर फील करते हैं अपने आप को वो कि हम ही बड़े, हमारे ही धर्म अच्छा है, हमारे ही कल्चर अच्छा है, बेहतर है, बेस्ट है। दूसरे से अलग मानते हैं, इन डिफरेंस टू अदर कम्युनिटीज, सेपरेटनेस, अलग थलग रखते हैं कि अपनी फीलिंग्स दूसरों के साथ मैच नहीं करने देते हैं कि वो हम अलग हैं, उनमें से नहीं है। फेयर ऑफ लूजिंग, उन्हें डर लगता है कहीं वो उनकी कम्युनिटी, उनका कल्चर ना ख़त्म हो जाए, इसलिए वो कुछ ना कुछ इश्यूज बनते रहते हैं। ठीक है। तो ये कम्युनलिज्म के कैरेक्टर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फीलिंग ऑफ हेट, थोड़ी हेट फीलिंग रहती है, क्योंकि कम्युनलिज्म का मतलब ही यही हुआ, हमारी कम्युनिटी बेस्ट है, हमारा रिलीजन बेस्ट है। ठीक है ना। नॉन अडॉप्टेशन, दूसरों को अडॉप्ट नहीं करते हैं, इनटॉलरेंट करते हैं, एडजस्ट नहीं करते हैं। इनटॉलरेंट मतलब छेड़ेंगे, परेशान करेंगे, ऐसा कह सकते हैं। रिलीजियस फैनेटिज्म होता है। और अगर इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन तो सेक्युलर है ही, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। बेसिकली हिंदू एंड मुस्लिम में, हिंदू और सिख में भी एक बार हुआ था, काफ़ी बड़ा राइट से हुआ था। ठीक है ना। तो ये पढ़ लेना, टॉपिक इजी है। कॉजेज ऑफ कम्युनलिज्म क्या हो सकता है, क्या रीज़न है कम्युनलिज्म होने का? एक तो साइकोलॉजी मेन रीज़न है, बचपन से जो हम लोगों को नर्चर किया जाता है, सिखाया जाता है। पॉलिटिक्स मेन रीज़न है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जो पॉलिटिक्स है वो कम्युनलिज्म में फ़ायदा उठाती है ना। कास्ट सिस्टम एक है, वो बना हुआ है कास्ट सिस्टम पहले से ही इंडिया में, सालों हज़ारों साल से। तो वो एक फीलिंग सही अलग। जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए भी ये चीज़ इश्यूज़ को ज़िंदा रखते हैं, एक्टिव रखते हैं। तो बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन एंड द मीन्स of transport and communication, people are moving to the cities in large numbers. Since people from all religion, caste and regions have come to a cities. क्या क्या लिखा हुआ है, इसे पेजेस आपने बराबर दिया नहीं है, तो बेसिकली मैं इसका ओवरव्यू बता दे रहा हूँ। क्योंकि एक सिटी में आकर, जब डिफरेंट सिटी से एक सिटी में आकर रहने लगते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि अपने पहचान के लिए उनमें से, क्योंकि सब आके मिक्स होके रहने लगे, तो अपने ओन ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, जिससे कि उनको अपनापन फील हो कि भाई ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा ये ट्रस्ट है, ट्रस्टी बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप बनाते हैं। ठीक है ना। और सभी उसमें होता है, सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक उसमें नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख सब में होता है। ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन होती है। रिलीजियस रीज़न होता है क्योंकि उनके रिलीजन में भी, उन भाई किसी के भी रिलीजन में
ये पढ़ा ही जाता है कि वही उनका ही रिलीजन बेहतर है ना। तो वो भी एक रीज़न है, क्योंकि वो पढ़ते आ रहे हैं किताबें हम लोग, वो धर्म ग्रंथ। करंट पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का रीज़न मैंने बताया पहले ही। हाँ। एंटी सोशल कौन सा? एलिमेंट, ये जो है एंटी सोशल, ये तो बहुत मतलब डेंजर है भाई। ये क्या है? ये डेंजर पॉइंट है। ये तो यही सारा खेल यहीं से होता है जो चलता है ना, कम्युनिज्म, ये यहीं से चलता है। एंटी सोशल एलिमेंट जो होते हैं, कुछ ग्रुप होते हैं, कुछ रेडिकल ग्रुप्स होते हैं, नफ़रत फैलाते हैं, जो क्रिमिनल माइंड होते हैं, वो उसका फ़ायदा उठाने के लिए तो ये खेल करते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट लविंग टॉपिक इज़ सेक्युलरिज्म। सेक्युलर कंट्री होना, जहाँ पर अलग अलग रीजन और कास्ट के लोग रह रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे कंट्री का सेक्युलर होना बहुत ज़रूरी है। उसी से कंट्री क्या बनेगी? स्ट्रांग बनेगी, डेवलप बनेगी, क्योंकि सबका एक साथ होना, यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो सेकुलरिज्म यही सिखाता है कि सबके जो जितने भी रिलीजन के लोग हैं, या जितने भी रीजन के लोग हैं, अलग अलग एरिया के लोग, अलग अलग लैंग्वेज के लोग जो हैं बिलोंग करते हैं, उनको हमें इक्वल राइट देने हैं। उनको थॉट एक्सप्रेस करना, उनको स्पीच देना है पब्लिक में, अपने थॉट रखने हैं, तो उनको पूरा पूरा हक है अपना कल्चर प्ले करने का, अपने फेस्टिवल मनाने का पूरा का पूरा फ्रीडम है। तो यही क्या है हमारा सेकुलरिज्म है। तो जो नेशनल इंटीग्रेशन है, जो एक यूनिटी है, वो सेकुलरिज्म से ही पॉसिबल हुई है इंडिया में। क्योंकि आप देखोगे मराठा यानी महाराष्ट्र अलग है, फिर गुजरात लोग बोलने वाली गुजराती लैंग्वेज ही अलग है, फिर उधर साइड चले जाओगे, पहाड़ी एरिया में चले जाओगे, मिज़ोरम मेघालय हो गया, फिर इधर आ जाओगे तमिल हो गया, इधर जम्मू कश्मीर हो गया, है ना, बिल्कुल ही अलग अलग है ना। तो ये एक क्यों है? बिकॉज ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। स्टेट डज नॉट मीन द रीजन लाइक पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, etc। स्टेट का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है। स्टेट द टर्म दैट इज रिस्पॉन्सिबल एज पॉलिटिकल कम्युनिटी। एक इंडिया को भी स्टेट कह सकते हैं, जहाँ पे लोग रह रहे हैं सिविलियन बन के पीसफुली, एक ऑर्डर में कानून फॉलो कर रहे हैं, उनको सिक्योरिटीज़ हैं, तो उसको स्टेट कहेंगे हम लोग। तो इंडिया को भी हम एक स्टेट कह सकते हैं। वैसे टेक्निकल पॉइंट में कंट्री है, लेकिन स्टेट का यहाँ पे फीलिंग अलग है थोड़ी सी। स्टेट है जहाँ पर लोग फॉलो कर रहे हैं उस कंट्री का रूल्स रेगुलेशन, ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके रिलीजन को, उनके कल्चर को, तो उसी को कहेंगे स्टेट है। देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ, स्टेट क्लेम टू बी नेशन एज वेल। नेशन भी कह सकते हैं इसे। नेशन कैन बिकम फ्री नेशन इफ वन दैट रिस्ट्रिक्ट द राइट्स ऑफ द पब्लिक। तो ये फ्री नेशन भी बन सकता है, या फिर अगर राइट्स पब्लिक को रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो इन दिस सेंस द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट इंक्लूड्स द लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, आर्म फोर्स, पुलिस एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट दैट आर सेपरेट फ्रॉम द कॉमन पब्लिक। तो एक स्टेट में क्या होता है? लेजिस्लेचर मतलब हमारा जैसे पार्लियामेंट है ना, जुडिशरी कोर्ट हो गए, आर्म फोर्स मिलिट्री नेवी एयरफोर्स हो गई, फिर पुलिस होती है, पुलिस स्टेशन होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है, मीडिया होती है। तो ये सब ऑर्गन्स होते हैं जो पब्लिक के लिए, के फ़ायदे के लिए फॉर्म किए जाते हैं। जुडिशरी किसके लिए? पब्लिक के लिए। पुलिस किसके लिए? पब्लिक के लिए। आर्म फोर्स, नेवी, आर्मी, सब किसकी है? किसके लिए?
सब पब्लिक के लिए, कॉमन पब्लिक के लिए। तो कॉमन पब्लिक से हटकर ये कॉमन पब्लिक के लिए है। तो द स्टेट हैज़ द कैपेबिलिटी of transfer of authority. An authoritarian state is one in which the public has no advice, and the people who have the power are not answerable to anybody. The citizens do not enjoy the freedom of speech and press, freedom of political activities, rights of protection against unjust order, legal rights, and others are limited. Apart from authoritarianism, legal rights and others are authoritarianism, the state institution become unwilling to respond to the needs of the people because of the corruption, inefficiency, and lack of resources. In short, there are many reasons why a state does not do all that it should do. In this context, no state actors and institutions become important because they keep a watch on the state, protest against injustice, supplement effort. ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि ये जो अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस, आर्म फोर्स, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, लेजिस्लेचर, ये सब पब्लिक के वर्क के लिए बने हुए हैं। अगर ये पब्लिक के लिए वर्क नहीं कर रहे तो ये एक्सप्लॉइटेशन हुआ पब्लिक का। तो पब्लिक के पास एक बॉडी होनी चाहिए कि वो उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करे, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच दे, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ दे, फ्रीडम ऑफ प्रेस दे। प्रेस मतलब जो हम लोग मीडिया में होते हैं, पेपर, न्यूज़पेपर में कोई भी आर्टिकल छाप रहे हैं, तो हमारी वो फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये अगर नहीं है तो ये एक्सप्लॉइटेशन होगा, ये इनजस्टिस होगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे सिविल सोसाइटी। अगर ये सारी चीज़ें इस तरीके से इक्वल राइट्स है, जस्टिस है सबको बराबर से, तो इसी को बोलेंगे हम लोग सिविल सोसाइटी। ठीक है। तो civil society is a non-state and non-market part of the public domain in which individuals get together voluntarily to create institution and organization. It is composed of totality of voluntary civics, composed of the totality of voluntary civics and social organization and institution that form the basics of a functioning society as opposed to the force-backed structure of a state and commercial institution. So civil society means the arena of uncontrolled collective action. तो ये एक ऑफिशियल कोई ये नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये नॉन स्टेट और ऑटोमेटिक कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनते रहते हैं जो कि बताते हैं सिविल सोसाइटी में वॉलंटरीली, मतलब खुद की जिम्मेदारी से कैसे रहना है, खुद की जिम्मेदारी से कैसे एक सोसाइटी में रहना है। ठीक है। क्या हो रहा है भाई? देखो तो क्या करता है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन दैट इस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन द फैमिली एंड द स्टेट। इट्स एन agencies
as agencies that put checks on uncontrolled states as a place in the market. Social scientists have analyzed the positive and negative aspect of civil society. ठीक है ना, तो ये एक कनेक्शन बनाता है स्टेट और एक हमारे बीच, कॉमन मैन के बीच में। तो बेसिकली ये क्या है, अरेना ऑफ अनकंट्रोल्ड एक्शन अराउंड, क्या लिखा हुआ है, तो चलो मैं इसका ओवरव्यू बता रहा हूँ वर्ड टू वर्ड, आपका दिख नहीं रहा है बराबर से। तो बेसिकली जो सिविल सोसाइटीज़ हैं ये कनेक्शन क्रिएट करती हैं स्टेट के बीच में, फैमिली के बीच में, ठीक है ना। एक कनेक्शन जब बनाएंगी तो हमारा जो कम्युनिटी है, हमारा जो ग्रुप है, उसके पास कुछ पावर्स होंगी अपने राइट्स रखने के स्टेट के बीच में स्ट्रांगली। जैसे कि कुछ रजिस्टर्ड चैरिटीज़ हैं या एनजीओ हैं, तो ये क्या है, ये सब सिविल सोसाइटी है जो डेवलपमेंट में भी सोशल वर्क करेंगे, डेवलपमेंट करने में भी हेल्प करेंगी, ये सारी चीज़ें वो करते हैं खुद वॉलंटरीली। तो ये इंडिया में तो काफ़ी है सिविल सोसाइटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑथोरिटेरियन रूल। इंडियन पीपल गॉट ए टेस्ट ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल बिटवीन जून 75 टू जनवरी 70 व्हेन इमरजेंसी वॉज इम्पोज। तो इमरजेंसी वाली कहानी आपको मालूम होनी चाहिए, जब बहुत ज़्यादा इंदिरा गांधी के अगेंस्ट पब्लिक उतर आई थी और दूसरे राजनीतिक दल इंदिरा गांधी कांग्रेस के अगेंस्ट सड़कों पर उतर आए थे, काफ़ी बड़ा मूवमेंट हुआ था। तो वहाँ पर फिर इंदिरा गांधी ने नहीं, वहाँ प्राइम मिनिस्टर इमरजेंसी नहीं लगा सकते, लेकिन डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर के इन्फ्लुएंस से ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी लगा दी थी। इमरजेंसी में होता क्या है कि जितने भी स्टेट हैं सब में मिलिट्री रूल लग जाता है, पुलिस काम करना बंद कर देती है, एक तरीके से कह सकते हो। उसे बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रूल या इमरजेंसी। वहाँ पर क्या होता है कि सिविल जो सोसाइटी हैं या दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उन पर रोक लगा दी जाती है, अपने उनके स्पीच पर, उनके थॉट पर फ्री होकर कहीं पर भी स्पीच नहीं दे सकते हैं, कहीं पर गैदरिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा बैड रेपुटेशन था कांग्रेस के लिए, बैड एक्सपीरियंस था, क्योंकि इमरजेंसी के नाम पे आज भी पॉलिटिक्स होती है और इससे कांग्रेस को बहुत बड़ा लॉस हुआ आगे चलकर। तभी तो नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है। बहुत सारे लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था, दूसरे जो अपोजिशन के नेताओं थे मारे भी गए कुछ। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। In 1977 when election were held, unexpectedly the ruling Congress party was voted out of power. The concept of civil society पावर से बाहर कर दी गई थी कांग्रेस। The concept of civil society is a dynamic idea that has the thoughts of movement linked with it. Whenever citizen rights are revoked, social movement are launched to fight for their demand। ठीक है, तो जब जब सिटीजन राइट्स को अगर एक्सप्लॉइट किया गया, लोगों को हक को मारा गया, तो वहाँ वहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट होता है। अगर आपको अन्ना हज़ारे का अभी जो रिसेंट मूवमेंट हुआ था वो अन्ना हज़ारे का हुआ था, ठीक है ना। अन्ना हज़ारे का 12-13 साल पहले अगर आपको याद हो तो काफ़ी बड़ी यात्रा निकाली थी और कांग्रेस को अभी तक उसका नुकसान झेलना पड़ रहा है, ठीक है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो रूल कर रही है और देश में भी काफ़ी नुकसान हुआ था। अन्ना हज़ारे का बहुत बड़ा मूवमेंट था।
अभी जैसे कि राहुल गांधी ने देखो भारत पैदल यात्रा की थी, तो वही सब है कि जो रूल्स, जो सिटीज़न के राइट्स हैं बराबर नहीं मिल रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उनका, एजुकेशन अच्छी नहीं मिल रही है, ठीक है, इनकम अच्छी नहीं हो रही, तो ऐसे से लोग मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं, फिर भी अगर कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ या लाइन ना समझी हो तो आप